सोचिए एक ऐसा लड़का जिसका कोई शाही खानदान नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं, एक बिल्कुल ही अनाथ और आम सी जिंदगी। पर वो लड़का उस दौर के सबसे अमीर और ताकतवर भारतीय साम्राज्य को उखाड़ फेंकता है। हाँ, आई मीन अलेक्जेंडर द ग्रेट के सबसे खतरनाक जनरल्स को घुटनों पर ले आ देता है। बिल्कुल। एक ऐसा जासूसी तंत्र बनाता है जो किसी मॉडर्न इंटेलिजेंस एजेंसी को भी पीछे छोड़ दे। और फिर जब वो अपनी ताकत के बिल्कुल शिखर पर होता है तो सब कुछ छोड़कर एक पहाड़ी पर चला जाता है। सही बात है। और ध्यान मुद्रा में तब तक बैठा रहता है जब तक भूख से उसके प्राण न निकल जाए। तो द लर्नो प्रोफाइल वाले हमारे सभी श्रोताओं का इस विशेष गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम इसी हैरानंगेज कहानी को समझने वाले हैं। हाँ, और आज का हमारा विषय है चंद्रगुप्त मौर्य और पहले अखिल भारतीय साम्राज्य यानी मौर्यन एम्पायर की स्थापना। और इस सफर को तय करने के लिए ना हमारे पास ऐतिहासिक स्रोतों का एक बहुत ही सॉलिड बेस है। ऐसी हवा में बातें नहीं कर रहे हो। राइट। देखिए, हमने पाटलिपुत्रा में चल रही ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नई एक्सकवेशन रिपोर्ट्स को थॉरली स्टडी किया है। इसके अलावा IJR, AR और IOSR जैसे एकेडमिक जर्नल्स की डिटेल पेपर्स भी हैं। वो काफी टेक्निकल हैं वैसे। हाँ, वो है। और सबसे जरूरी प्राचीन टेक्स्ट्स जैसे मेगास्थनीज की इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र का पूरा निचोड़ निकाला इस चर्चा के लिए। तो इस डीप डाइव का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही समझना है कि ये सब आखिर पॉसिबल कैसे हुआ। एक आम से परिवार का लड़का नंद जैसे शक्तिशाली साम्राज्य को कैसे हरा सकता है। वही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ युद्ध के मैदान में लड़ी गई जंगों की तो नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एस्पियनाज, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और एक ऐसी मास्टर कूटनीति की कहानी है जो आज के दौर में भी उतनी ही रेलेवेंट है। तो कहानी शुरू होती है 4th सेंचुरी BCE के भारत से। उस दौर में मगधा जो था वो सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र था और वहां नंदा राजवंश का शासन था। धनानंदा गद्दी पर था। राइट। हाँ, धनानंदा। नंदा एम्पायर के पास उस वक्त बेहिसाब दौलत थी। एक ऐसी विशाल सेना थी जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे। लेकिन वो पॉपुलर बिल्कुल नहीं थे। एग्जैक्टली वो अपनी ही प्रजा के बीच सबसे ज्यादा बदनाम थे। उन्होंने लोगों पर इतने भारी टैक्स थोप रखे थे और कानून व्यवस्था इतने अत्याचारी थी कि पूरे साम्राज्य में लोगों के अंदर एक आग सुलग रही थी। एक असंतोष का माहौल था पूरा। बिल्कुल। और उस बारूद के ढेर में चिंगारी लगाने का काम खुद धनानंदा ने किया जब उसने दरबार में अपमान किया था। हाँ, उसने अपने दरबार में एक बेहद विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का घोर अपमान कर दिया। चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। राइट। उन्होंने उस दरबार से निकलते ही प्रतिज्ञा ली थी कि वो इस अहंकारी नंद साम्राज्य को जड़ से मिटा देंगे। लेकिन सवाल यह था कि एक अकेला शिक्षक इतनी बड़ी सेना का सामना कैसे करेगा। प्रैक्टिकली सोचिए तो ये इम्पॉसिबल लगता है। उन्हें एक चेहरे की जरूरत थी। सही कहा। एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो उस असंतोष को एक दिशा दे सके। और तब उनकी मुलाकात होती है चंद्रगुप्त से, जो किसी राजा के बेटे तो थे नहीं। बिल्कुल नहीं। स्रोत क्लियर करते हैं कि चंद्रगुप्त का बैकग्राउंड बिल्कुल आम था। कुछ इतिहासकार उन्हें शूद्र मानते हैं और कुछ स्रोत बताते हैं कि वो शायद मोर पालन करने वाले किसी आम जनजाति से ताल्लुक रखते थे। ओह वाह। हाँ, पर उनकी आंखों में एक चमक थी। एक ऐसी रेयर लीडरशिप क्वालिटी थी जो चाणक्य ने तुरंत पहचान ली। उनकी दूरदृष्टि ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो चाणक्य ने उन्हें तक्षशिला भेजा ना ट्रेनिंग के लिए। हाँ, वहां उन्हें युद्ध कला, राजनीति और कूटनीति की बहुत सख्त ट्रेनिंग दी गई। और यहाँ एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। क्या? जब चंद्रगुप्त यहाँ हुए तो उन्होंने सीधे नंदा सेना पर सामने से हमला नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि सीधी टक्कर में तो वो कुचले जाएंगे। एग्जैक्टली। चाणक्य की स्ट्रैटेजी पूरी तरह से रियल पॉलिटिक पर आधारित थी। इसलिए उन्होंने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और गुरिल्ला टैक्टिक्स का रास्ता चुना, जिसे आज की भाषा में हम कवर्ट ऑपरेशंस कह सकते हैं। सही पकड़ा आपने। उन्होंने दुश्मन के खेमे में फूट डालनी शुरू की। नंदा के वफादार अधिकारियों को तोड़ा गया। उनके मुख्यमंत्री राक्षसा जैसे कथिवार नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र रचे गए और छोटे छोटे अलायंसेस बनाए। हाँ, स्थानीय नाराज शासकों के साथ मिलकर उन्होंने कैपिटल पर सीधे हमला करने के बजाय पहले बॉर्डर के इलाकों को एक एक करके जीतना शुरू किया। धीरे धीरे पाटलिपुत्र को अंदर से खोखला कर दिया। यू नो व्हाट, इन स्रोतों को पढ़ते हुए मुझे एक बिल्कुल अलग लेवल की एनालॉजी याद आ रही है। अच्छा, क्या? देखिए, ये पूरा सिनेरियो बिल्कुल आज के किसी अग्रेसिव डिसरप्टिव टेक स्टार्टअप जैसा लगता है। टेक स्टार्टअप। हाँ, सोचिए,
एक तरफ आपके पास एक विजनरी मेंटोर और एंजल इन्वेस्टर है जो चाणक्य है, जिसके पास पूरी मास्टर प्लेबुक है, और दूसरी तरफ एक यंग हंग्री फाउंडर है, चंद्रगुप्त। दैट मेक्स सेंस। ये दोनों मिलकर एक पुराने भ्रष्ट लेगेसी कॉर्पोरेट मोनोपोली वाली नंदा डायनेस्टी को मार्केट से बाहर निकाल फेंकते हैं, और वो भी फ्रंटल असॉल्ट से नहीं। उन्होंने सीधा कॉम्पीट नहीं किया। एग्जैक्टली उन्होंने लिटरली गिरिला मार्केटिंग की, कॉम्पिटिटर्स के साथ अंडर द टेबल अलायंसेस बनाए और दुश्मन के टॉप लेवल टैलेंट को पोच करके उनका पूरा सिस्टम क्रैश कर दिया। अरे, ये तो बहुत ही सटीक तुलना है। उन्होंने सिस्टम के वीक पॉइंट्स को टारगेट किया और फाइनली 321 BCE के आसपास नंदा को हराकर एक नए मौर्य साम्राज्य की नींव रख दी। पर देखिए, सत्ता पा लेना एक बात है, राइट? उसे बचाकर रखना दूसरी बात है। बिल्कुल। खासकर तब जब आपके बॉर्डर्स पर नए खतरे पैदा हो रहे हों। और वो खतरा छोटा तो था नहीं। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आक्रमण करके वहां के छोटे राज्यों को हरा दिया था। हाँ, पर उसके वापस लौटने और उसकी मौत के बाद वहां एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम बन गया था। उस जगह को भरने के लिए अलेक्जेंडर के अपने ही जनरल्स आपस में लड़ रहे थे, जिन्हें हम डाइडोची कहते हैं, और उनमें सबसे ज्यादा एग्रेसिव था सेल्यूकस निकेटर। राइट? वो तेजी से पूरब की तरफ बढ़ रहा था, अपना नया सेल्यूसिड एम्पायर बनाते हुए बिल्कुल भारत के दरवाजे पर खड़ा था। इसी वजह से 305 से 303 BCE के दौरान चंद्रगुप्ता और सेल्यूकस निकाटर के बीच एक सीधा और भयानक टकराव हुआ। ये क्लैश इनेविटेबल था। बिल्कुल। और इस युद्ध में मौर्यन सेना ने ऐसी ताकत और डिसिप्लिन दिखाया कि सेल्यूकस को जल्द ही समझ आ गया कि अलेक्जेंडर वाले दिन अब चले गए हैं। अब इंडिया इजी टारगेट नहीं था। नहीं, आगे बढ़ना इम्पॉसिबल था उसके लिए। इस टकराव का नतीजा एक ऐतिहासिक शांति संधि में निकला, यानी एक ट्रीटी साइन हुई दोनों के बीच। और इस ट्रीटी की शर्तें पढ़कर मेरा दिमाग चकरा जाता है। ग्रीक स्रोत जैसे स्ट्रेबो की राइटिंग्स वो बताते हैं कि सेल्यूकस ने अपना लगभग पूरा ईस्टर्न टेरिटरी, जिसमें आज का गांधारा, कबूल, बलूचिस्तान और हेरात तक के इलाके शामिल थे, वो सब चंद्रगुप्ता को सौंप दिए। पूरा एक मैसिव लैंडमास दे दिया। हाँ, और दोनों स्टेट्स के बीच एक मैरिज अलायंस भी स्थापित हुआ। पर एक मिनट, यहाँ मुझे एक चीज पर पुशबैक देना पड़ेगा। बोलिए। इन स्रोतों के अनुसार इस इतने बड़े भूभाग और ऐसी सॉलिड ट्रीटी के बदले में चंद्रगुप्ता ने सेल्यूकस को क्या दिया? सिर्फ 500 युद्ध के हाथी? हाँ, 500 वॉर एलिफेंट्स। देखने में तो ये लगता है कि 500 हाथियों के बदले आधी मॉडर्न डे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टेरिटरी दे देना सेल्यूकस की जिंदगी का सबसे बेवकूफी भरा सौदा था। उसने ऐसी वन साइडेड डील मंजूरी क्यों की? मैं समझ सकता हूँ कि सरफेस पर देखने में ये सौदा सच में अनबैलेंस्ड लगता है। जमीन के इतने विशाल टुकड़े के बदले सिर्फ 500 हाथी? वही ना, लॉजिक क्या है इसका? लेकिन इसको समझने के लिए हमें उस वक्त की ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा, अलेक्जेंडर की मौत के बाद उसके जनरल्स के बीच अस्तित्व की लड़ाई चल रही थी। राइट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सेल्यूकस के लिए असल खतरा भारत की तरफ नहीं था। उसका सबसे बड़ा खतरा पश्चिम में था, जहां उसका बड़ा दुश्मन एंटिगनस उसकी सत्ता उखाड़ने की तैयारी कर रहा था। अच्छा, तो उसको अपने बॉर्डर्स पे पीस चाहिए थी? पीस भी और एक वेपन भी। सेल्यूकस को जमीन से ज्यादा एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो उसके दुश्मन की सेना को लिटरली रोंद सके। और उस जमाने में 500 भारतीय वॉर एलिफेंट्स, आप इन्हें एंशिएंट बायोलॉजिकल वेपन्स या मॉडर्न डे बैटल टैंक्स समझ लीजिए, वो कुछ ऐसे ही थे। ओह, मतलब उसने इन हाथियों को स्ट्रेटेजिकली वेस्ट की लड़ाई के लिए इंपोर्ट किया था? एकदम सही। और ये हाथी कितने क्रूशल थे, इसका पता आगे चलकर 301 BCE में चला, जब वहां बैटल ऑफ इप्सियस लड़ी गई। वहां उसने ये हाथी यूज किए? हाँ, इन्हीं 500 हाथियों की वॉल ने एंटिगनस की सेना को पूरी तरह तबाह कर दिया। सो इस डील की वजह से सेल्यूकस अपना पश्चिमी साम्राज्य बचा पाया। दोनों के लिए एक एब्सोल्यूट विन-विन सिचुएशन थी। किसी ने कोई लॉस नहीं सहा। अमेजिंग। तो इस विक्ट्री के बाद चंद्रगुप्त ने लगभग पूरा सब कॉन्टिनेंट अपने अंडर ले लिया, बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक। विशाल साम्राज्य बन चुका था अब। लेकिन इतनी सारी टेरिटरीज जीतना एक बात है, राइट? और एक मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल साम्राज्य को बिना किसी टेलीकम्युनिकेशन या आधुनिक ट्रांसपोर्ट के रोजाना चलाना, ये तो एक अलग ही लेवल का नाइटमेयर रहा होगा। आखिर उन्होंने इस विशाल साम्राज्य को प्रैक्टिकली चलाया कैसे? और यही वो पॉइंट है जहां चंद्रगुप्त और चाणक्य की असली लेगेसी सामने आती है, द मौर्यन मशीन। मौर्यन मशीन? हाँ, उन्होंने सिर्फ एक बड़ा राज्य नहीं बनाया,
उन्होंने एक ऐसी आधुनिक ब्यूरोक्रेसी खड़ी की जो आज के प्रशासनिक ढांचे की याद दिलाती है। इनका हेडक्वार्टर्स था पाटलिपुत्र, यानी आज का पटना। राइट, जिसके बारे में हमने शुरू में एएसआई रिपोर्ट्स की बात की थी। बिल्कुल। एएसआई हाल ही में पाटलिपुत्र के कुम्हार साइट पर एक 80 पिलर्ड असेंबली हॉल को दोबारा एक्सकवेट कर रहा है। हाँ, मैंने पढ़ा इसके बारे में। दिलचस्प बात यह है कि 1990s में जल जमाव यानी वाटर लॉगिंग की वजह से इस मैसिव स्ट्रक्चर को मिट्टी और बालू से ढकना पड़ा था ताकि ये सुरक्षित रहे। ये इतना बड़ा हॉल, इसका स्केल ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इस आर्किटेक्चर का स्केल और सोफिस्टिकेशन यही बताता है कि उनका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कितना हाईली एडवांस था। और इस एडवांस्ड एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा ब्लूप्रिंट हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। पर मुझे इस रोड के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात ये लगती है कि स्टेट क्राफ्ट, मिलिट्री स्ट्रैटेजी और डिप्लोमेसी का ये इतना इम्पोर्टेंट दस्तावेज 12वीं सदी में दुनिया से बिल्कुल गायब हो गया था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मिस्ट्री था। उसके बाद 1905 में जलकर आर श्यामा शास्त्री को इसकी एक कॉपी मिली और उन्होंने इसे दुनिया के सामने दोबारा पेश किया। जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की ऐसी माइक्रो लेवल डिटेलिंग है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सच में ये हजारों साल पहले लिखी गई थी। उस लेवल की डिटेलिंग वाकई रेयर है। अर्थशास्त्र में पूरे स्टेट मशीनरी को क्लियरली डिफाइन किया गया था। आप सेना को ही ले लीजिए। चंद्रगुप्त की सेना 6 अलग अलग बोर्ड्स में डिवाइडेड थी। 6 बोर्ड्स? हाँ, एक नेवी के लिए, एक सप्लाई और ट्रांसपोर्ट के लिए, एक पैदल सेना, एक घुड़सवार, एक हाथी सेना और एक रथ सेना के लिए। वाओ, वेरी सिस्टमैटिक। और हर बोर्ड में 5 सदस्य होते थे जो अपने स्पेसिफिक ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करते थे। उसी तरह कैपिटल सिटी पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 30 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई गई थी। एक सिटी काउंसिल जैसा कुछ? एग्जैक्टली। ये काउंसिल भी 6 बोर्ड्स में डिवाइडेड थी। एक बोर्ड सिर्फ फॉरेनर्स को ट्रैक करता था कि वो कहां से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इमिग्रेशन कंट्रोल की तरह। हाँ, दूसरा बोर्ड जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करता था। अब आप सोचिए, उस जमाने में प्रॉपर वाइटल स्टैटिस्टिक्स मेंटेन किए जाते थे। ओह माय गॉड, दैट्स क्रेजी। एक और बोर्ड व्यापारियों के वजन और नापतोल पर नजर रखता था कि कोई चीटिंग ना हो। ये डेली सिविक एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत इंप्रेसिव है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसी अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने जिस स्पाई नेटवर्क यानी जासूसी तंत्र का जिक्र किया है, हाँ, वो काफी डिटेल्ड है। होल्ड ऑन, इस पर मैं एक सवाल उठाना चाहूंगी। उनका स्पाई नेटवर्क इतना डीप था कि स्पाइज को आम नागरिकों के बीच छुपा दिया जाता था। कोई सन्यासी बना घूम रहा है, कोई व्यापारी तो कोई स्टूडेंट। बिल्कुल, हर जगह स्पाइस थे। हर जगह जासूस है, काउंटर इंटेलिजेंस चल रही है। राजा को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि अपने सबसे करीबी लोगों पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करो। ये सब सुनकर दिस साउंड्स सस्पिशियसली लाइक अ रूथलेस पुलिस स्टेट। वन पीपल एसेंशियली लिविंग अंडर अ डिक्टेटरशिप। ये थॉट आना बहुत नेचुरल है। एक ऐसी जगह जहां किसी को बोलने की आजादी ना हो और लगातार सरकार उन पर नजर रख रही हो, ऐसा नहीं था क्या? आपका ये डर बिल्कुल वाजिब है। सरफेस से देखने पर यह पूरा सिस्टम सच में एक टायरैनिकल पुलिस स्टेट लगता है जहां मास सर्वेलेंस चल रहा हो। लेकिन इस व्यवस्था के कोर में जो कौटिल्य का रियल पॉलिटिक था, उसे समझना बहुत जरूरी है। मतलब आइडियलिज्म नहीं, प्योर प्रैग्मेटिज्म। सही कहा। कौटिल्य का मानना था कि पॉलिटिक्स आइडियल्स यानी आदर्शों से नहीं चलती, वो पावर और व्यवहारिकता से चलती है। अगर साम्राज्य में थोड़ी भी ढील दी गई तो भ्रष्ट अधिकारी खजाना लूट लेंगे और दुश्मन आक्रमण कर देंगे। राइट, रिस्क बहुत हाई थे। लेकिन इस पूरे कठोर सर्वेलेंस का एंड गोल क्या था? क्या राजा अपनी ऐशो आराम की जिंदगी के लिए लोगों को डरा रहा था? शायद नहीं, उनका अंतिम लक्ष्य था धर्म और प्रजा का कल्याण। अर्थशास्त्र में कौटिल्य साफ शब्दों में लिखते हैं, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। ये कोट तो काफी फेमस भी है। हाँ, सर्वेलेंस और खुफिया पुलिस इसलिए थे ताकि ऑर्डर बना रहे, इकोनॉमी स्टेबली चले और बाहरी ताकतें साम्राज्य को अंदर से तोड़ न सकें। साधन चाहे कठोर लगते हों, पर उनका उद्देश्य एक सुरक्षित और समृद्ध समाज बनाना था। अच्छा, मतलब स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ही उनका अल्टीमेट गोल था। बिल्कुल। और देखिए, सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए और इतनी बड़ी स्टेट मशीनरी को चलाने के लिए यू नीड सीरियस मनी। एक जबरदस्त इकोनॉमी के बिना आप इतनी विशाल सेना और इतने सारे अधिकारियों का खर्चा तो उठा नहीं सकते। सही पकड़ा आपने। और यहाँ चंद्रगुप्त का इकोनॉमिक मॉडल सामने आता है।
उन्होंने पूरे एम्पायर में टैक्सेस को क्लियरली स्टैंडर्डाइज कर दिया था। कोई आर्बिट्ररी टैक्सेशन नहीं था। नहीं, किसानों को आमतौर पर अपनी उपज का 1/4 या 1/6 हिस्सा स्टेट को देना होता था। नापतोल के पैमाने पूरे साम्राज्य में एक जैसे थे ताकि इंटरस्टेट ट्रेड आसानी से हो सके। जिससे धोखाधड़ी ना हो। एग्जैक्टली। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स पर स्टेट ने अपनी कंप्लीटली मोनोपोली रखी थी, जैसे शराब का उत्पादन, नमक का व्यापार और खदानों, खासकर आयरन और गोल्ड माइनिंग। तो ये तो बिल्कुल वैसे ही ऑपरेट करते थे जैसे आज हमारे देश में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स यानी सरकारी कंपनियां काम करती हैं। हाँ, मैक्सिमम रेवेन्यू वाले सेक्टर्स स्टेट ने अपने कंट्रोल में रखे थे ताकि खजाना हमेशा भरा रहे। और इसमें एक फैक्ट जिसने मुझे लिटरली हिलाकर रख दिया, वो थी इनकी एनवायरमेंटल पॉलिसीज। ओ हाँ, वो बहुत यूनिक है। स्रोतों में क्लियरली मेंशन है कि मौर्यन एम्पायर में उस वक्त रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स बनाए गए थे। उनके पास प्रॉपर फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे जिन्हें वानिक पदाध्यक्षा कहा जाता था। फॉरेस्ट सुपरिंटेंडेंट्स। इनका काम ये देखना था कि जंगल की लकड़ी और मेडिसिनल हर्ब्स, औषधियों का अत्यधिक दोहन ना हो। शेर और हाथियों के शिकार पर कड़े रिस्ट्रिक्शंस थे। और ये सब 300 साल बीसी की बात है। जरा सोच कर देखिए इस बारे में। 300 बीसी की बात हो रही है। इनके पास सेंट्रलाइज्ड टैक्सेशन सिस्टम है, वेट्स और मेजर्स की स्टैंडर्डाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है और टॉप लेवल एनवायरनमेंट कंजर्वेशन लॉज हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर तो बिल्कुल आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट दुनिया के ESG गोल्स, एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस मैट्रिक्स जैसा लगता है। ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। कौटिल्य और चंद्रगुप्त समझते थे कि उनकी अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर उनके नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ी हुई है। राइट, विदाउट रिसोर्सेज नो इकोनॉमी। आप जंगल और पशुओं को खत्म करके लंबे समय तक मिलिट्री और इकोनॉमी को सस्टेन नहीं कर सकते। इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों एक दूसरे को ड्राइव कर रहे थे। एक ऐसी प्रैक्टिकल और लॉन्ग टर्म सोच जो आज के वक्त में भी हमें रेयर लगती है। लेकिन इस कहानी का क्लाइमैक्स, द अल्टीमेट रेनंसिएशन, वो इस सब पर भारी पड़ता है। मुझे तो सोचकर ही अजीब लगता है कि एक ऐसी एडवांस्ड सिविलाइजेशनल मशीन सेटअप करने के बाद उस इंसान के साथ आखिर क्या हुआ जिसने इसे बनाया। ये इतिहास का बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। जब चंद्रगुप्ता अपने शासन के एब्सोल्यूट पीक पर थे, एम्पायर स्मूथली चल रहा था, तब उनकी कहानी एक अचानक स्पिरिचुअल टर्न लेती है। हाँ, और ये इतिहास के सबसे शॉकिंग मोमेंट्स में से एक माना जाता है। देखिए, साम्राज्य फूल फल रहा था, पर तभी एक जैन आचार्य भद्रबाहु आए और उन्होंने एक बहुत ही डार्क प्रेडिक्शन की। फैमीन के प्रेडिक्शन, राइट? हाँ, उन्होंने भविष्यवाणी की कि साम्राज्य में लगातार 12 साल तक चलने वाला एक भयानक सूखा यानी फैमीन आने वाला है। और इसके बाद जो चंद्रगुप्त ने किया वो उनके कैरेक्टर का सबसे डिफाइनिंग मोमेंट बन गया। उन्होंने सब छोड़ दिया। उन्होंने अपनी सारी ताकत, इतना विशाल और सक्सेसफुली चल रहा साम्राज्य, अपना महल, ऐशो आराम, सब कुछ अपने बेटे बिंदुसारा को सौंप दिया। और उसके बाद सबसे शक्तिशाली सम्राट बन गया एक साधारण जैन भिक्षु। और वो वहां रुके भी नहीं। अपने ध्यान और आध्यात्मिक सफर के लिए वो भद्रबाहु और अपने दूसरे फॉलोअर्स के साथ पाटलिपुत्र छोड़कर लगभग 2000 किलोमीटर दूर चले गए। एक बहुत ही लंबा सफर। साउथ में कर्नाटक के श्रावणबेलगोला तक उन्होंने लंबा सफर तय किया। सही कहा आपने। वहां चंद्रगिरी पहाड़ी पर उन्होंने अपनी जीवन के अंतिम दिन कठोर तपस्या में बिताए और फाइनली उन्होंने सल्लेखना व्रत धारण किया। सल्लेखना, जिसमें लोग खाना पीना छोड़ देते हैं। हाँ, जैन धर्म में इसका अर्थ है वॉलंटरीली, यानी अपनी पूरी इच्छा से अन्न और जल का त्याग कर देना, और ध्यान में बैठे हुए तब तक उपवास करना जब तक शरीर प्राण न छोड़ दे। उन्होंने इस परंपरा के अनुसार अपने प्राण त्याग दिए। ये सोचने में ही कितना इंटेंस लगता है। बिल्कुल। और इस एक घटना का भारतीय इतिहास पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि इसने आगे चलकर जैनिज्म का रूप बदल दिया। वो कैसे? देखिए, जो अनुयायी सूखे के दौरान मगधा में ही रुक गए थे, उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से सफेद कपड़े पहनना और कुछ नए नियम अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन जो भद्रबाहु के साथ साउथ गए थे, जिनमें चंद्रगुप्त भी शामिल थे, वो पुरानी और स्ट्रिक्ट परंपराओं पर टिके रहे। और यही मतभेद आगे चलकर दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के अलग होने का कारण बना। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए मेरे दिमाग में ना एक अजीब सा विरोधाभास घूम रहा है, जिसे हम द पावर पैराडॉक्स कह सकते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, एक आम अनाथ सा लड़का
जो शक्ति के दम पर सम्राट बनता है, जो इंसान जिंदगी भर कूटनीति, युद्ध, स्पाइज और रियल पॉलिटिक्स के जरिए हर एक इंच जमीन के लिए लड़ा, वो इंसान सत्ता की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर उसे ऐसे छोड़ कैसे सकता है? समझ रहा हूं। एक तरफ वो इंसान जो एक इतना बड़ा ताकतवर देश बनाता है और दूसरी तरफ वही इंसान जो अंतिम दिन भूख से बिना एक आलपिन भी अपने पास रखे एक अनजान पहाड़ी पर अपने प्राण त्याग देता है। ये कितना प्रोफाउंड और अनसेटलिंग कॉन्ट्रडिक्शन है। यही तो इस भारतीय दर्शन की सबसे खूबसूरत मिस्ट्री है। एक राजा के तौर पर चंद्रगुप्त का कर्तव्य था सत्ता बढ़ाना, दुश्मनों को हराना और धर्म और लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश करना। उसने वो प्रैक्टिकली परफेक्टली किया। उसमें तो उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन भौतिक शक्ति यानी मटेरियल पावर एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी में कभी भी अंतिम लक्ष्य नहीं मानी गई। उन्हें समझ आ गया था कि उनका राजकीय वक्त अब खत्म हो चुका है। ये कहानी ये दर्शाती है कि आप पावर हासिल कर सकते हैं, उसे जनता के भले के लिए इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं, पर उसे पकड़ कर नहीं रख सकते। एग्जैक्टली। जब इस पावर को छोड़ने का वक्त आए तो बिना किसी अहंकार के उसे त्याग देना ही आत्मा की असली शांति है। सत्ता एक साधन थी उनके लिए, मोक्ष नहीं। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बात बहुत क्लियर होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का सफर सिर्फ एक राजवंश शुरू करने तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारत को एक ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी, ऑर्गेनाइज्ड डिप्लोमेसी और एक सेंट्रलाइज स्टेट क्राफ्ट का वो सॉलिड स्ट्रक्चर दिया जिसे आगे चलकर उनके पोते अशोक ने ग्लोबल स्टेज पर एक नई ऊंचाई दी। मैं पूरी तरह सहमत हूं। चाणक्य का फिलॉसफी और चंद्रगुप्त का एग्जीक्यूशन, इस कॉम्बो ने प्रैक्टिकली इंडियन सबकॉन्टिनेंट का हिस्टोरिकल ट्रेजेक्ट्री ही बदल दिया था। आज हमने इन सभी स्रोतों को खंगालते हुए सच में बहुत कुछ समझा और डिस्कस किया। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं हमारे सभी सुनने वालों के दिमाग में एक नया विचार डालना चाहती हूँ। कैसा विचार? एक ऐसी हिस्टोरिकल बटरफ्लाई इफेक्ट जिसके बारे में अमूमन हम ज्यादा सोचते नहीं। हमेशा ये माना जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का भारत पर आक्रमण एक तबाही थी, एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स थी। हाँ, हिस्ट्री में तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है। लेकिन आज की इस सारी डिस्कशन के बाद जरा इस सिचुएशन को दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। अगर अलेक्जेंडर कभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया आता ही नहीं, अगर वो वहां के उन छोटे छोटे आपस में लड़ने वाले राज्यों को हराकर उन्हें इफेक्टिवली क्लियर आउट नहीं करता और वहां एक पावर वैक्यूम पैदा नहीं करता, तो क्या होता? वही तो सोचना है। तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य कभी इतनी आसानी से उन फ्रैगमेंटेड टेरिटरीज को अपने अंडर ला पाते? क्या कभी उस दौर में एक अखंड पैन इंडियन एम्पायर बनाने का ख्वाब ग्राउंड रियलिटी बन पाता? ये तो सच में सोचने वाली बात है। या भारत वैसा ही छोटे छोटे खंडों में बटा रहता? क्या एक बाहरी इन्वेडर ने अनजाने में ही सही भारत को एक करने का रास्ता साफ कर दिया था? ये इतिहास का एक ऐसा पहलू है जिसने कल के और शायद आज के जियोपॉलिटिक्स की भी नींव रखी है। श्रोताओं को इस पर थोड़ा विचार जरूर करना चाहिए और हम आपसे मिलेंगे अगली डीप